Welcome students. Welcome to the lecture number 2 of data frame and the topic for today is operations on rows and columns. ठीक है. So इस रिवीजन ट्यूटोरियल के अंदर हम जो डेटा फ्रेम है उसके रोज एंड कॉलम्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है जी. सो चलिए अपना इसको स्टार्ट करते हैं. तो मैं फिर वही आपके सामने अपना वो असाइनमेंट ओपन कर रहा हूं. ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चंस आंसर्स की फॉर्म में हमने चैप्टर को कवर किया. सो नाउ द टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम. सपोज ये डेटा फ्रेम मेरे सामने है. मैं यहाँ पे जरा इसकी कॉलम्स की हेडिंग यहाँ पे भी लिख देता हूँ, BCA, देन BBA एंड देन BTech. ठीक है, ये मेरे पास दे रखा है. अच्छा, अब नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है. पहला ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, बेसिकली जो ऑपरेशन है उसके बाद जो हमारा ये जो रिजल्ट DF नाम का ये जो डेटा फ्रेम है, सो इस डेटा फ्रेम में डेटा किस वे में नजर आएगा वो हमें दिखाना है उसके अंदर. ठीक है जी. सो मेरे इस डेटा फ्रेम के अंदर रोहिणी, नांगलोई, गुड़गांव ये 3 इंडेक्स दे रखे हैं और BCA, BBA, BTech ये 3 कॉलम्स दे रखे हैं. नाउ यहाँ पे लिखा है रिजल्ट DF और यहाँ पे MBA लिखा हुआ है और ये नया डेटा कुछ दे रखा है. अब मैंने कहा MBA नाम से तो कॉलम है नहीं. अब इस लाइन से होगा क्या कि अब इस डेटा फ्रेम के अंदर एक नई कॉलम ऐड हो जाएगी. ठीक है जी. तो यानी कि अगर मान लो मेरे पास एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो उस डेटा फ्रेम के अंदर अगर मुझे एक नई कॉलम ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूं, इस तरह से कि डेटा फ्रेम का नाम लिखो और विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स आप कोट्स में वो जो नई कॉलम आपने इंट्रोड्यूस करनी है उसका नाम लिख दो एंड देन उस कॉलम की वैल्यूज लिख दो यहां पे. सो जो ए पार्ट है हमारे पास, ठीक है जी, तो ये ए पार्ट जो है ये किस काम के लिए है, इसको हम लिखते हैं हम यहां पे ए वाला हो गया एडिशन ऑफ न्यू कॉलम. ठीक है, एक नई कॉलम ऐड करने की बात हो रही है. तो देखो बेसिकली जब ये लाइन चलेगी उसके बाद जब प्रिंट रिजल्ट करने के लिए बोलेगा तो अब हमारे पास रिजल्ट कैसे आएगा, पहले आएगा BCA, देन BBA, आफ्टर दैट BTech और फिर उसके बाद MBA. ठीक है, ये MBA और यहां पे जो है रोहिणी और नांगलोई, ठीक है, और गुड़गांव जो है वो लिखा होगा हमारे पास जो इंडेक्स है हमारे, और इनकी वैल्यूज तो एज इट इज आएगी, दैट इज 90, 91, 97, 92, 81, 96, 89, 91 एंड 88. नाउ अब ये जो नया कॉलम इसके अंदर ऐड हुआ है उसकी वैल्यूज 89, 78 एंड 76. सो ए वाला जो ऑप्शन है वो हमें क्या बता रहा है कि किस तरह से आप एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में एक नई कॉलम अगर आपने ऐड करनी है तो आप कैसे उसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब बी पार्ट है, यहां पे लिखा हुआ है रिजल्ट DF BTech इज इक्वल टू दिस. अब मैंने कहा BTech तो ऑलरेडी कॉलम है ऑलरेडी पहले से, तो अब क्या होगा देखो यहां पे अगर आप इस तरह से लिखते हैं कोई नई कॉलम का नाम तो वो डेटा फ्रेम में नई कॉलम ऐड हो जाती है विद दीज वैल्यूज. लेकिन अगर आप इसमें कोई एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम लिखते हैं तो अब नई तो बनेगी नहीं, तो होगा क्या, ये एग्जिस्टिंग कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो अपडेट हो जाएंगी. यानी बी पार्ट मुझे क्या दिखा रहा है, दैट इज अपडेशन ऑफ कॉलम डेटा. ठीक है, यानी कि अब नई कॉलम नहीं जाएगी कुछ, अब जो एग्जिस्टिंग कॉलम है वही अपडेट होगी. अभी यहां पे एडिशन ऑफ न्यू कॉलम तो हमने देख लिया. अब इसमें आउटपुट किस तरह से आ जाएगा मेरे सामने, दैट इज कॉलम नेम तो वही है अपने BCA, BBA, BTech और MBA. ठीक है, और जो बेसिकली कॉलम नेम्स आएंगे तो वो अपना रोहिणी आएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, और ये नांगलोई आ गया और सपोज गुड़गांव आ गया. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं. BCA की तो वही वैल्यू 90, 91, 97, BBA की भी वही वैल्यू रहेगी 92, 81 एंड 96. हाँ, BTech की अब क्योंकि अब हमने नई वैल्यूज दे दी यहाँ पे, सो अब BTech में ये पुरानी वाली वैल्यूज नहीं बल्कि ये न्यू वैल्यूज एड ऑन हो जाएंगी, दैट इज 99, 98 एंड 78. बाकी MBA में तो वही पुरानी वैल्यूज हैं जो हमने पिछले वाले में ऐड करी थी, 89, 78 एंड 76.
सो यहां हमने देख लिया कि भाई अगर आपको नई कॉलम ऐड करनी है तो यू विल राइट लाइक दिस, और अगर सपोज मान लीजिए एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यूज अपडेट करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नाउ अब एक और आ गया हमारे पास, यहां पे लिखा है रिजल्ट डीएफ बीसीए इज इक्वल टू 90। अब मैंने कहा बीसीए तो है भाई, बीसीए तो है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन अब यहां पे लिख दिया इज इक्वल टू 90। मैंने क्या सिंगल वैल्यू दे दी। अब इस सिंगल वैल्यू से मतलब क्या होगा यार, भाई तीन बीसीए के अंडर तीन वैल्यूज आ रही है तो तीन देनी चाहिए थी ना, जैसे यहाँ पे भी तीन दिए हैं। अब यहाँ सिंगल दे दी तो सिंगल से क्या होगा, अब सिंगल वैल्यू अगर आपने दे दी तो क्या होगा, उस कॉलम के अंदर सब में यही वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर मैं सी पार्ट इसका चलाऊं तो सी पार्ट में यहां पे ऊपर आ जाएगा बीसीए, बीबीए और बीटेक और एमबीए, ठीक है। और यहां पे जो वो कॉलम नेम में अपना रोहिणी आ गया, नांगलोई आ गया, ठीक है, और गुड़गांव आ गया। लेकिन अब यहां पे क्या है कि अब जो बीसीए है इसका 90, तो बीसीए की सारी वैल्यूज में क्या आ जाएगा, सब में 90 90 90 एज इट इज आ जाएगा। बाकी सारा सब सेम रहेगा, देयर इज 92 99 89 81 98 78 और 96 78 एंड 76, यानी कि बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस वो कॉलम अपडेट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। सो ये हमने देखा कि नई कॉलम कैसे ऐड होगी और एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा कैसे अपडेट होगा। नाउ अब हमारे पास यहां पे एक और चीज आ गई जिसका नाम है एलओसी। अब एलओसी के द्वारा क्या होता है, देखो एलओसी का इस्तेमाल होगा जब हमें रो वाइज काम करना हो, ठीक है। जब कॉलम वाइज करना है तो सीधा डेटा फ्रेम का नाम लिखा और ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम को मेंशन कर दिया। यानी कि इन सब में हमने देखा कि भाई जो भी आपके डेटा फ्रेम का नाम है वो, एंड विद इन ब्रैकेट के अंदर जो नई कॉलम आपने लगानी है वो उस कॉलम के बारे में लिख दिया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रो वाइज, तो वहां पे हमें डीएफ डॉट एलओसी और फिर यहां पे रो के ऑप्शन लिखने हैं मुझे यहां पे, ठीक है। यानी जब कॉलम को एक्सेस करना है तो सीधा डायरेक्टली ऐसा, लेकिन जब रो को एक्सेस करना है तो आपको एलओसी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नाउ अब उसमें ई पार्ट दे रखा है हमारे पास यहाँ पे डीएफ डॉट एलओसी नांगलोई, सॉरी पहले डी करना है ये वाला, तो एक मिनट, ये यहां तक नहीं, ये बेसिकली ये ए बी और सी जो है ये। नाउ अब ये डी ऑप्शन दे रखा है जिसमें लिखा है रिजल्ट डॉट एलओसी नोएडा दिस। अब इसका मतलब यार यहाँ पे पहली रो है रोहिणी के नाम से, नांगलोई और गुड़गांव, लेकिन अब इस लाइन से क्या होगा कि एक नई रो ऐड हो जाएगी नोएडा इंडेक्स के नाम से। तो अब यहां पे देखें, डी पार्ट में यहां पे बना रहा हूं, तो डी में अपना ये बीसीए, बीबीए, बीटेक और एमबीए, ये तो एज इट इज आएगा। और यहां पे जो बेसिकली पहले आ रहे थे रोहिणी, ठीक है, यहां पे फिर आ रहा था नांगलोई, गुड़गांव, ठीक है। अब इसी में एक नई एंट्री ऐड हो गई दैट इज नोएडा, ठीक है। अब इनका डेटा तो एज इट इज था 90 90 90, यहां पे 92 81 96 99 89 7, सॉरी 98 78 78 76, तो ये तो ऑलरेडी था, लेकिन अब नोएडा में ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास दैट इज 85 86 83 80। सो 85 86 83 एंड 80, ठीक है जी। तो इस तरह से ये नोएडा वाली नई रो ऐड हो गई। नाउ उसके बाद ई पार्ट देखते हैं, लिखा रिजल्ट डॉट एलओसी नांगलोई। अब नांगलोई तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब अगर नया इंडेक्स एलओसी लगा के अगर मैं कोई नया लेबल लिखूंगा तो नई रो ऐड हो जाएगी उस लेबल से। लेकिन अगर मैं एलओसी लगा के एग्जिस्टिंग किसी इंडेक्स को मेंशन करूंगा तो क्या होगा, उस इंडेक्स की वैल्यूज ये वाली अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ये वाला डी वाला था दैट इज एडिंग न्यू रो। अगर नई रो ऐड करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन दे रखा था हमें। और अब हम ई ऑप्शन देख रहे हैं, वो है अपडेटिंग एग्जिस्टिंग रो, ठीक है। अगर कोई एग्जिस्टिंग रो है और उसमें मुझे अपडेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो देखो यहां पे अब लिखा हुआ है डीएफ डॉट एलओसी नांगलोई और ये वैल्यूज दे रखी हैं। तो बस अब सपोज जैसे मेरा डेटा तो यही था बीसीए, बीबीए, बीटेक एंड एमबीए का, ठीक है। और यहां पे मेरे पास वही थे रोहिणी और
नांगलोई, ठीक है, गुड़गांव और नोएडा। ठीक है, अब मैं बाकी सबका डेटा नहीं लिखूंगा, बाकी सारा डेटा एज इट इज है, कोई कोई चेंज नहीं है, जैसा था यहाँ पे एज इट इज वैसा है। बस अब ये नांगलोई का डेटा नया हो गया, दैट इज 95, 86, 95, 80। सो अब ये पुराना डेटा हट गया नांगलोई का, और उसकी जगह पे अब ये नया डेटा उसकी जगह सेट हो गया। ठीक है, तो बाकी सब वैल्यूज एज इट इज सेम सेम है, मतलब जो यहाँ पे लिखी है वही सेम टू सेम वैल्यूज हैं। नाउ अब एफ बोल रहा है, देखो df.loc गुड़गांव 0 कर दिया यहाँ। अब यानी कि अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज डलवाना चाहता हूं तो लिस्ट दे दो, और अगर 0 कर दूंगा तो क्या होगा, गुड़गांव वाली जो रो है उसमें सारा डेटा 0 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ किसमें, गुड़गांव वाले में। सो यानी कि अब यहां पे जो एफ पार्ट आएगा हमारा उसमें सब ऐसे रहेगा, बीसीए, बीबीए, बीटेक और एमबीए। ठीक है, रोहिणी में जो डेटा था वो, जो भी रोहिणी का डेटा था वो एज इट इज रहेगा सारा। नांगलोई का भी जो डेटा था हमारा, जो हमने अपडेट कर दिया, वो भी एज इट इज रहेगा। बट हाँ, अब ये गुड़गांव का जो डेटा है, ठीक है, ये गुड़गांव का डेटा सब जगह क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। बाकी नोएडा का जो डेटा है वो एज इट इज हमारे सामने रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर किसी सिंगल एलओसी लगा के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को लिखकर अगर आपने एक सिंगल वैल्यू दी है तो सिंगल वैल्यू सब में असाइन हो जाएगी, लेकिन अगर आपने सबके लिए अलग अलग वैल्यू देनी है तो इसे लिस्ट में आप सबके लिए अलग अलग वैल्यू दोगे। और लास्ट है रिजल्ट डीएफ, और यहाँ पे कोलन लिखा हुआ है। अब कोलन का मतलब क्या हो गया भाई, ये इसमें बेसिकली आपको एक तरह से स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट दे रखा है। सो अब यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो मेंशन नहीं है, तो इसमें ना पूरा डेटा फ्रेम इंक्लूड हो गया, यानी कि अब मैंने पूरे डेटा फ्रेम की वैल्यू को क्या सेट करवा दिया, 0। यानी कि अब क्या होगा, जी पार्ट में भाई ऊपर हेडिंग वही अपना बीसीए, बीबीए, बीटेक और एमबीए है, लेकिन अब यहां पे क्या है कि भैया ये जो रोहिणी का था, नांगलोई का था, गुड़गांव का था, नोएडा का था, तो ये सारी वैल्यू सब में वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 0 0 0। ठीक है, क्योंकि कोलन सिंपल, अगर कोलन लगा के आगे पीछे में कुछ नहीं लिखता तो पूरे डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये नोटेशन को याद रखना है, अगर ऐसे लिख दिया तो ये पूरे डेटा फ्रेम को कंसीडर करेगा और सबकी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है जी, आगे मूव ऑन होते हैं। अब सपोज मेरे पास दे रहा है कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम टूर। अब टूर नाम से एक डेटा फ्रेम दे रखा है, कंटेनिंग द नंबर ऑफ टूर्स इन डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट मंथ्स। ओके, सो ये बेसिकली अपना आगरा का ये दे रखा है, गोवा स्टेट का ये दे रखा है, गुजरात का ये दे रखा है, और कश्मीर का ये दे रखा है। चलो जी, अब हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। पहला है ऐड अ न्यू स्टेट लखनऊ, यानी एक लखनऊ नाम की नई स्टेट ऐड करनी है विद नंबर ऑफ टूर्स इन डिफरेंट मंथ्स इज 2018 एंड 21। सो ए का आंसर लिखना, मुझे एक नई कॉलम ऐड करनी है। ठीक है, सो डेटा फ्रेम का नाम है मेरा टूर, और नई कॉलम किस नाम से ऐड करनी है, लखनऊ के नाम से, तो मैंने लिख दिया जी लखनऊ। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब क्या वैल्यूज आएंगी उस कॉलम के अंदर, ये देयर इज 20, 18 एंड 21। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। नाउ अब नेक्स्ट दे रखा है ऐड डिटेल्स ऑफ अप्रैल इन विच द नंबर ऑफ ट्रिप इज 10 इन एवरी स्टेट। अब यहां पे एक तरह से बोला गया है ऐड डिटेल्स ऑफ अप्रैल, हमारे पास तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि अब हमें एक अप्रैल वाला मंथ ऐड करना है, लेकिन उसने बोला है इन विच नंबर ऑफ ट्रिप्स इज 10 इन एवरी, यानी कि एक अप्रैल यहां पे ऐड हो जाना चाहिए और सब में 10 10 10 नीचे उसमें आ जाना चाहिए। सो देखो बी पार्ट अब हमने करा, अब मुझे पता है यहां पे रो की बात है, तो टूर डॉट एलओसी, और नई रो ऐड होनी है, नई रो अप्रैल मंथ की है तो APR अप्रैल मंथ, और उस नई रो के अंदर सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 10। तो आप सिंगल वैल्यू अगर असाइन करना चाहते हो तो सिंगल वैल्यू लिख दो, दैट इज 10, तो सब में 10 आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी सबको। अब नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपना। अब नेक्स्ट दे रखा चेंज द नंबर ऑफ ट्रिप्स ऑफ गुजरात एज ये, यानी कि गुजरात में पहले नंबर ऑफ ट्रिप्स कुछ और थी। ठीक है, जैसे गुजरात की जो नंबर ऑफ ट्रिप्स थी वो 10, 5, 12 थी, और अब एक अप्रैल की भी और ऐड हो गई होगी यहाँ पे 10, तो वो पूरा चेंज करने के लिए बोल रहा है भाई इसको 8, 15 और 13, 24 कर दो, यानी कि इसको चेंज करना है, गुजरात वाले को चेंज कर देना है। तो सिंपल है, सी
टूर, अब कॉलम की बात है तो इसलिए हम यहाँ पे कोट्स में उस कॉलम का नाम लिख देंगे। एंड एज वी नो कि अगर एग्जिस्टिंग कॉलम होती है तो उसका डेटा चेंज हो जाता है, तो क्या करना है 8, 15, 13, 24, तो यहां पे लिख दिया जी 8, 15 और 13 एंड 24। ठीक है, ये हो गया अपने पास नाउ। अब उसके बाद हमारे पास यहां पे आ रहा है टूर डॉट ड्रॉप। अब ये ड्रॉप जो होता है ना, देखो ध्यान से यहां पे, ये हमारे पास एक ड्रॉप नाम का मेथड है, ठीक है, जो बेसिकली रो को भी ड्रॉप कर सकता है और कॉलम को भी ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां ड्रॉप करने का मतलब आप ये मत समझना कि भैया ये आपके डेटा फ्रेम में से वो रो को परमानेंट या कॉलम को परमानेंट वे में ड्रॉप कर देगा, नहीं। ड्रॉप वाला मेथड क्या करता है कि अगर आपने उसको कोई रो मेंशन कर दी तो वो उस रो को हाइड करके बाकी सारा डेटा आपको डिस्प्ले कर देगा, और अगर आपने कोई कॉलम मेंशन कर दी तो उस कॉलम को हाइड करके उसका सारा डेटा डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, यहां पे जो डी वाला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ टूर इज इक्वल टू टूर डॉट ड्रॉप और MAR और एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ध्यान से देखना है यहां पे कि अगर आपको रो रिमूव करनी है तो आप लिखेंगे एक्सिस इज इक्वल टू 0, और अगर आपको कॉलम रिमूव करनी है तो आप लिखोगे एक्सिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी कि जब भी ड्रॉप वाला चलाओगे तो आपको पहली चीज तो यहां पे रो करना है या कॉलम उनका लिखना पड़ेगा, और एक एक्सिस की वैल्यू। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैरामीटर हैं जो ड्रॉप को आपको देने ही पड़ेंगे। तो यानी कि कल को अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्रॉप मेथड है मिनिमम कितने पैरामीटर्स लेगा, तो आपका आंसर होगा वहां पे 2, ठीक है। कि भाई एक तो बताना पड़ेगा ना, भाई मैंने ठीक है एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि रो डिलीट करनी है, लेकिन कौन सी रो, वो रो भी तो मेंशन करनी पड़ेगी, तो यानी कि रो बतानी पड़ेगी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और अगर कॉलम करना है तो कॉलम का लेबल और एक्स इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पे लिखा टूर इज इक्वल टू टूर डॉट ड्रॉप। अच्छा, अब ना मैं इसको जरा डी वाला पार्ट है, अगर मान लो इसको ऐसे लिखा होता हमने, मैं एक और तरीके से इसको देख रहा हूं, अगर मान लो ऐसे लिख दिया होता टूर डॉट ड्रॉप और यहां पे लिखा होता MAR कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मान लो उसके बाद मैंने प्रिंट टूर किया होता। अब देखो क्या है कि मैंने बोला था जब आप ये लिखते हो तो ये आपको डेटा फ्रेम दिखाएगा, लेकिन उस डेटा फ्रेम में ये क्या करेगा, मार्च वाला कॉलम हाइड कर देगा, ठीक है, सॉरी मार्च वाली रो आपके लिए हाइड कर देगा और बाकी सारी रोज दिखा देगा, लेकिन एक्चुअल डेटा फ्रेम में वो रो पड़ी होगी, ठीक है। यानी कि जब ये ड्रॉप वाला क्या करेगा, जो भी आपने रो मेंशन करी है उस रो को हाइड करके बाकी सारी रोज आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि एक बार अगर सपोज मान लो मैंने इसको कमांड को चलाऊंगा, ठीक है, अगर मान लो मैंने ये कमांड चलाई तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा इस कमांड का, देखो यहां पे अगर सिर्फ मैं ये कमांड चलाऊंगा तो मुझे आउटपुट में जनवरी, फरवरी और मार्च का नहीं आएगा, सीधा अप्रैल का दिखेगा, ठीक है। और जो स्टेट्स ले रखी है मैंने, जैसे आगरा हो गया, गोवा हो गया और गुजरात हो गया, अब लखनऊ हो गया, तो वो सब दिखेंगी मुझे, बट यहां पे मुझे मार्च का नहीं दिख रहा। अच्छा, मैंने कहा इसका मतलब शायद मार्च वाला कॉलम मेरा रिमूव हो गया, नहीं। अगर इसके बाद मैंने, क्योंकि ये आउटपुट तो मुझे इस वाली कमांड के कारण दिख रहा है, लेकिन अगर इसके बाद मैं प्रिंट करूंगा अपने टूर वाले डेटा फ्रेम को तो मुझे जो आउटपुट दिखाई देगा उसमें क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये भी दिखाई देगा, और आगरा, जो भी गुजरात, गोवा जो लिखे हो सब। तो मैंने कहा ये तो मार्च वाला रिमूव नहीं हुआ, मैंने कहा यस। अब जो ड्रॉप मेथड होता है ये क्या करता है, जो भी आपने इस कॉलम को उसने मेंशन, रो या कॉलम जो भी आपने मेंशन करा है उसको ड्रॉप करके, यानी कि उसको हाइड करके, उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें दिखा देता है। तो ये तो सिर्फ मार्च वाले को छोड़कर बाकी सारा दिखाया, लेकिन एक्चुअल डेटा जो मेरा डेटा फ्रेम है उसमें से मार्च हटा थोड़ा ना दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई ऐसा ना हो, मतलब अगर ये रिमूव कर रहा है तो, अगर मार्च को हटा रहा है तो हाइड करके दिखा रहा है बाकी डेटा, तो मेरा जो डेटा फ्रेम है उसमें से भी मार्च हट जाए। तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इस तरह से टूर इज इक्वल टू टूर डॉट ड्रॉप, ठीक है। यानी कि जो भी इस टूर डॉट ड्रॉप का जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट कहां पे असाइन हो जाए, टूर में ही असाइन हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका टूर अपडेट हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया कि मान लो आपको कोई आउटपुट का क्वेश्चन आ गया
और उसमें उन्होंने यही दो स्टेटमेंट लिखी हैं, बस उसमें टूर इज इक्वल टू करके नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ऐसा लिख दिया टूर डॉट ड्रॉप ये और फिर प्रिंट टूर। तो आप तो सोचोगे यार मार्च वाला टूर रो हट जाएगी और उसको हटा के जो रिजल्ट होगा वो दे दोगे, लेकिन एक्चुअल में जब प्रिंट टूर करेंगे तो वो क्या करेगा, वो तो सिर्फ मार्च वाले कॉलम को तो दिखाएगा, क्योंकि ड्रॉप क्या करता है, सिर्फ उस कॉलम को हाइड करके बाकी दिखा देता है, बट वो कॉलम हटाता तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई आपका जो डेटा फ्रेम है वो अपडेट हो जाए, यानी कि उस कॉलम उस रो को छोड़कर बाकी सारा डेटा उसमें आ जाए, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हमारा जो डी है, इस डी का आंसर क्या बनेगा, देखो। सो अब हमारे इस डी ऑप्शन में जो आंसर बनना है, अब क्योंकि ये तो टूर डॉट ड्रॉप का जो भी रिजल्ट है वो टूर में आ गया, तो वो अपडेट हो ही गया। अब जैसे मैंने बोला एक्स 0 होता है वो रो के लिए होता है। सो अब हमें आउटपुट में कैसे दिखाई देगा, जैसे अब जनवरी, फरवरी और मार्च नहीं आएगा, सीधा अप्रैल आएगा। ठीक है, और जो भी वहां पे कॉलम्स थे, जैसे सपोज मान लो पहला आई थिंक शायद आगरा था, देन गोवा है, गुजरात है, और हमने एक लखनऊ और ऐड कर दिया है उसमें, तो वो सब हमें दिखाई देंगे, इन सब का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि भाई वो जो रिजल्ट है वो टूर में डलवाने से क्या होगा, मेरा टूर वाला अपडेट हो गया ना। उसके बाद ई आते हैं, इसमें बोला है टूर डॉट ड्रॉप आगरा एंड गुजरात, यानी कि आगरा और गुजरात वाली कॉलम हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब कॉलम में क्यों देखेगा ये, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो अगर इसका मतलब अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो हटानी है तो सिंपल कोट्स में उसको लिख दो, लेकिन अगर मल्टीपल हटानी है तो उसको ऐसे लिस्ट की फॉर्म में मेंशन कर दो। ठीक है, जैसे आगरा और गुजरात। सो अब इसको प्रिंट करेंगे तो ई पार्ट में मेरे पास वही जनवरी आएगा, फरवरी आएगा और मार्च आएगा, लेकिन जो कॉलम है मेरे पास, अब क्योंकि हमने ऊपर कौन कौन सी रिमूव करवाने के लिए बोल दी, आगरा एंड गुजरात। सो अब हमारे पास यहाँ पे आगरा तो नहीं आएगा, अब गोवा आएगा, गुजरात भी नहीं आएगा, सीधा लखनऊ आएगा। ठीक है, तो बस अब इनके डेटा मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, सो अब आपको समझ में आ गया कि भैया एक ड्रॉप मेथड होता है जो रो को भी और कॉलम को भी ड्रॉप कर सकता है, बट ये सिर्फ ड्रॉप क्या करता है, उसको हाइड करके बाकी सारा डेटा दिखा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा फ्रेम भी अपडेट हो जाए इस ड्रॉप के द्वारा, तो आपको डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पे इज इक्वल टू करके तब ये कमांड लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि इसका जो भी रिजल्ट है वो टूर में स्टोर हो जाए और वही डेटा फ्रेम अपडेट भी हो जाए मेरे पास। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे नया कॉलम या नया रो ऐड करना है और एग्जिस्टिंग रो को या एग्जिस्टिंग कॉलम को कैसे डिलीट करना है। आगे आते हैं। नेक्स्ट दे रखा कंसिडर द गिवन डेटा फ्रेम, ये हमारा डेटा फ्रेम है, और अब हमें इससे जुड़ा हुआ क्या क्या काम करना है। पहले बोला चेंज द नेम ऑफ द रो इंडेक्स फ्रॉम इंग्लिश टू ईएनजी टू इंग्लिश, मैथ एज मैथमेटिक्स एंड साइंस एज साइंस। यानी कि अब देखो यहां पे ना हमें ये जो रो इंडेक्स है इंग्लिश मैथ साइंस, इनको रीनेम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखो रीनेम जब आप करना चाहोगे तो उसके लिए भी आपको एक कमांड है हमारे पास। जैसे हमने देखा कि ऐड करना सीख लिया, हमने ड्रॉप करना सीख लिया, अब हम रीनेम करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं मान लो जी इस डेटा फ्रेम का नाम ले लेता हूं डीएफ। ठीक है, डेटा फ्रेम का नाम मैंने डीएफ ले लिया। सो देखिए ए का आंसर मैं कैसे लिखूंगा, डीएफ इज इक्वल टू, यहां पे भी वही चीज ध्यान रखना है, जैसे ड्रॉप में हमने क्या करा था, ड्रॉप ने हमें जो भी चेंजेस करे वो डेटा फ्रेम में डलवाने हैं, तो डेटा फ्रेम का नाम इक्वल टू करके फिर कमांड लिखनी है। रीनेम करना है, रीनेम में भी यही काम करना है। तो डीएफ डॉट रीनेम, और अब इसके अंदर एक डिक्शनरी बनानी है हमने यहां पे, और उस डिक्शनरी के अंदर हमें करना क्या है कि भैया जो भी पुरानी इंडेक्स है उसको एज ए की के तौर पे लिखकर और नई वैल्यू को उसके वैल्यू के तौर पे लिखेंगे। जैसे अब ईएनजी का नाम मुझे क्या करना है, इंग्लिश करना है। सो मैंने यहां लिख दिया जी ENG कोलन इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री मैंने चढ़ा दी यहां पे ये, तो अब इसमें ये ENG की है और ये इंग्लिश वैल्यू है, तो यहां से ENG हट के इंग्लिश आ जाएगा। मैथ के लिए आते हैं, मैथ कोलन, और इसको क्या करने के लिए बोला, मैथमेटिक्स। तो भैया पूरा नाम पूरा लिख दिया इसका मैथमेटिक्स, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि पूरा नहीं आ पाएगा इसमें। सो मैथमेटिक्स कॉमा और फिर है साइंस, तो मैंने यहां पे लिख दिया SC कोलन और यहां पे आ गया साइंस। ठीक है, और फिर ये डिक्शनरी बंद और ये बंद, सिंपल। इस तरह से आप
जो भी कर देंगे। लेकिन अब यहां पे एक चीज और है कि भैया अब वो इस रीनेम करने के लिए वो इंडेक्स को ही कैसे देखेगा। अब जैसे हमारे पास था ना ड्रॉप वाला जो मेथड था, वो रो और कॉलम दोनों को ड्रॉप करता था। उसी तरह से ये रीनेम वाला फंक्शन जो है मेरा, इससे द्वारा मैं ये इंडेक्स के लेबल्स या जो मेरे सपोज मान लो ये कॉलम के लेबल्स है, इनको भी चेंज कर सकता हूं मैं। लेकिन अब रीनेम वाले फंक्शन में ये बताना पड़ेगा कि भैया अभी ये चेंज जो है वो इंडेक्सेस में है। तो यहां पे आप कुछ नहीं, यहां पे आप लिख दो एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स, बस। सो अगर आपने यहां पे लिख दिया एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स, तो क्या होगा, अब वो इंडेक्स ये जो चेंजेस करने हैं वो किसमें देखेगा चेंजेस, ये इंडेक्सेस के अंदर, बस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे सामने कि भाई अब यहां पे बोला हुआ है चेंज द नेम ऑफ द कॉलम लेबल्स एज रिया को R1025, सिया को ये और मिया को ये। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स हैं हमारे, रिया, सिया, जिया, मिया, लेकिन उसने जिया के लिए मेंशन नहीं किया, सिर्फ इन 3 के लिए मेंशन किया है। तो कोई बात नहीं, अगर 3 के लिए मेंशन किया तो तीनों को लिख दो। तो वही अब बी का आंसर कैसे बनेगा हमारा, वही डीएफ इज इक्वल टू सिंपल डीएफ डॉट रीनेम। ठीक है, डीएफ डॉट रीनेम रहेगा, और अब वही ब्रैकेट, फिर वही करली ब्रैकेट। अब पुराना जो है, एक रिया को मुझे क्या नाम देना है, रिया को मुझे देना है R1025, कॉमा सिया को मुझे नाम देना है, नेक्स्ट एंट्री सिया की, उसको देना है S1039, और नेक्स्ट एंट्री मिया की, मिया को मुझे देना है M1285। ठीक है, तो ये देकर करली ब्रैकेट लगा के ये बंद, और फिर कॉमा, और एक्सेस इज इक्वल टू, अब कॉलम्स है ना हमारे पास, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉलम्स। ठीक है, और इसके बाद बंद। तो ये क्या करेगा, ये अब जो मेरा इस बार ये जो रीनेम का काम करेगा, ये किस पे करेगा, ये कॉलम्स के ऊपर काम करेगा। ठीक है जी। सो अब ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हमारा रीनेम वाला जो फंक्शन है वो वर्क करता है, और रीनेम वाला जो फंक्शन जो हमारा वर्क कर रहा है वो किस तरह से रो के जो इंडेक्स है उनको कैसे चेंज कर देगा, और एज वेल एज अगर मान लो कॉलम के इंडेक्सेस अगर उसने चेंज करने हो, ठीक है, तो सॉरी कॉलम के लेबल्स अगर चेंज करने हो तो वो भी हम उससे द्वारा कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया यहाँ पे। तो आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो चलिए, ओके। सो अभी फिलहाल जो ऑपरेशंस वाला हमने सेक्शन देखा उसके अंदर यही सब हमारे पास क्वेश्चंस थे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस देख लिए। ऑपरेशंस के अंदर एक समरी छोटी सी बना देता हूं कि भैया एक तो हमने ऐड करने का देख लिया कि आप रो को ऐड कर सकते हो, नई रो ऐड कर सकते हो, नई कॉलम ऐड कर सकते हो, उसी तरह से आप अपडेट भी कर सकते हो, रो को या कॉलम को अपडेट भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट हमने यहां पे देखा था हमारे पास एक ड्रॉप मेथड भी है। सो ड्रॉप के द्वारा मैं रो को रिमूव कर सकता हूं, मैं कॉलम को भी रिमूव कर सकता हूं। और उसके बाद हमारे पास एक रीनेम आया है, रीनेम वाले मेथड के द्वारा मैं रो के लेबल्स को भी रीनेम कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो कॉलम के लेबल्स को भी रीनेम कर सकता हूं। ठीक है जी। सो इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही कर देखेंगे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को मैंने क्वेश्चन के मीडियम से आपको समझा दिया कि किस तरह से ये सारे चलेंगे। सो इस टॉपिक के इस लेक्चर के अंदर हम लोग फिलहाल इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो आगे के टॉपिक्स हैं डेटा फ्रेम के, उनको भी क्वेश्चन आंसर सीरीज में समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर